Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, बेसिकली पिछला पार्ट जो था वो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम जो है ये सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले जो अभिक्रिया आती है ना वो आती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे कि संयोजन का मतलब क्या होता है यार? संयोजन का मतलब होता है गाइस कि दो चीज़ों का जुड़ना या किसी भी चीज़ का जुड़ना। ठीक है, संयोजन का मतलब। तो संयोजन अभिक्रिया भी कुछ उससे रिलेटेड होगी। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पर देखो, जो कार्बन है और ऑक्सीजन है दोनों आपस में जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, या इस अभिक्रिया का सामान्य सूत्र देखें तो A प्लस बी क्या बन जाएगा? आपका AB। तो यहाँ पर दोनों ऐड हो गए और एक सिंपल सा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, उसके अलावा जैसे वाटर के लिए होता है H2 प्लस में O2, H2O हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा होगा आपके घर में जब सफ़ेदी होती है तो जो चूना होता है उसमें पानी मिलाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इसके दौरान भी आप देखो, नोटिस करा होगा आप लोगों ने, हीट निकलती है, जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें हीट भी निकलती है। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। ठीक, उसके अलावा एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है जो जनरल डेफिनेशन या एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो मेनली पूछने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम घर में सफ़ेदी करवाते हैं, ठीक है, तो दीवारों में 2-3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है? तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि जब हम दीवारों में सफ़ेदी करवाते हैं तो वो 2-3 दिन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जिसके कारण दीवारों में क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। ठीक है, इसकी जो अभिक्रिया है वो ये है। तो कृपया करके इस वाले पार्ट को आप जरूर याद करें। इसमें से अगर हम बात करें कि क्या हम ऊष्मा के आधार पर भी अभिक्रियाओं को बांट सकते हैं, तो बिल्कुल भी बांट सकते हैं। दो तरह की होती है, एक होती है ऊष्मा छेपी और एक होती है ऊष्मा शोषी। ठीक है, छेपी मतलब होता है जिसमें से निकलती है ऊष्मा। ठीक है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें से क्या होता है? अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकले, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर मिथेन को हम जलाते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है? H2O। या सिंपली कोयले को भी हम जलाएंगे, ठीक है, या मैंने अभी स्लाइड के अंदर जो रिएक्शन बताया था वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? ऊष्मा छेपी के। ठीक है, उसके अलावा एक सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप सांस लेते हो तो कभी आप नाक के आगे हाथ लगा के फील करना, ठीक है, तो आपको हवा कैसी महसूस होगी? गर्म। तो यानी हम कह सकते हैं कि हम श्वसन के दौरान भी हीट निकलती है, तो उसे भी क्या कहेंगे? हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसका क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि श्वसन के दौरान उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक, उसके अलावा अगर आप साग सब्जी या देखा होगा जो कंपोस्ट होता है, यानी कि जो सड़ जाते हैं, तो उसमें भी अगर कभी आप टच करके देखो तो उसमें से क्या हुआ? हीट एक महसूस होती है। वो क्या है? वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी क्या होती है? ऊष्मा शोषी वो होती है जिसको हीट की जरूरत होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? हीट की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हम कहेंगे इसको क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट आता है वियोजन, अपघटन या विघटन। ठीक है, तीन तीन चार नाम है इसके, वियोजन है, अपघटन है, विघटन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब भी यही होता है टूटना, और विघटन का मतलब भी यही होता है टूटना या अलग होना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसा कि डेफिनेशन से पता लग रहा है आपको कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? एकल अभिकारक, ठीक है, टूट कर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, ये एकल उत्पाद है, यहाँ टूट कर क्या हो गया? 1, 2 और 3। ठीक है, एक अभिकारक जो है 3 उत्पाद में परिवर्तित हो गया। और यहाँ पर भी देखो आप कि एक अभिकारक किस में परिवर्तित हो गया? 2 उत्पाद के अंदर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। उसके अलावा पेपर में बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है कि जो संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है? तो देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, पिछले वाले एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर एक अभिकारक क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, वहां पर क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते थे, जबकि क्या है कि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन आता है तो वो लोग क्या करते हैं, दोनों की डेफिनेशन सेपरेट करके लिख देते हैं, बट सेपरेट नहीं लिखनी होती, एक ही लाइन में हमें समझाना होता है, कंपेयर करना होता है, ठीक है। अगर आप सेपरेट भी लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको दोनों का उदाहरण देना पड़ेगा, और दोनों का उदाहरण लिखने के बाद आपको एक अलग से लाइन लिखनी पड़ेगी कि उपरोक्त अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि जो दो अभिकारक संयोजन होकर एकल उत्पाद बना है, इसलिए हम उसे संयोजन कहते हैं, जबकि दूसरी अभिक्रिया में एकल अभिकारक जो है दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। एक चीज और याद रखने वाली है कि जितनी भी अपघटन अभिक्रिया होती है, ठीक है, सभी के सभी ऊष्मा शोषी नहीं होती, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी अपघटन अभिक्रिया दोनों टाइप के हो सकते हैं, ऊष्मा छेपी भी और ऊष्मा शोषी भी। समझ में आया। उसके अलावा एक क्वेश्चन जनरल है कि भाई इसका प्रयोग कहाँ होता है विघटन अभिक्रिया का, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रयोग है वो अयस्क उद्योग में होता है, जैसे लोहा वगैरह वगैरह जो है ना, जो आप चैप्टर 3 के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, वहाँ पर क्या होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या निष्कर्षण के लिए उसका प्रयोग होता है। अगर हम बात करें विघटन अभिक्रियाएं के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन के अंदर क्या होता है कि जब किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेरस सल्फेट जो है, ठीक है, उसको हीट दिया गया तो फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कि हीट देने पर इसमें चेंज आ गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि जो फेरस सल्फेट को जो है रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है हरा, ठीक है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो भूरा। और क्यों होता है, तो क्यों के लिए आपको ये आंसर लिखना होगा। समझ में आया। उसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल और दे रखे हैं यहाँ पर, आप देख लेना। अगर हम बात करें विद्युतीय वियोजन की, तो विद्युतीय वियोजन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, करंट के द्वारा यानी विद्युत के द्वारा हम क्या करते हैं, उनका वियोजन करते हैं। जैसे कि H2O है, जब इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पुट होता है कि जो आपके एनसीईआरटी में भी है कि जब हम जल का वियोजन करते हैं तो एक गैस की तुलना में दूसरे की मात्रा डबल क्यों होती है। तो आप देखो जैसे कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वाटर का वो क्या है, H2O, ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो इसीलिए जब ये अलग भी होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके ज़्यादा है तो उसके गैस ज़्यादा इकट्ठी होगी और जिसका कम है उसकी गैस कम इकट्ठी होगी। तो आप कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या दुगनी है ऑक्सीजन की तुलना में, इसीलिए जो है एक परख में गैस की मात्रा क्या होती है, दुगनी होती है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके लिए हम क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, अगर उसको सूर्य के प्रकाश में डालेंगे तो वहाँ वो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, तो इसको भी अगर हम सनलाइट में डालेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी के लिए यानी श्वेत श्याम फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग करा जाता है, तो यही दोनों रिएक्शन लिखना है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को जो है हम ऐसे डब्बे में क्यों रखते हैं, काले डब्बे में या ऐसे डब्बे में क्यों रखते हैं जिसमें प्रकाश प्रवेश ना करे। तो आपका आंसर होगा क्योंकि अगर उसमें प्रकाश प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा, अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कोई डाउट, ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो आप कमेंट में बताइए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई फटाफट देंगे। अगर हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है ना, ठीक है, वो अपने से कम अभिक्रियाशील को क्या कर देता है, हटा देता है या विस्थापित कर देता है। सिंपल यार एक एग्जांपल लो, तुम्हारी क्लास में कोई कमजोर बच्चा है, वो किसी डेस्क पे आके बैठा पहले आके, ठीक है, और अगर कोई पावरफुल या मॉनिटर आ गया तो अगर वो चाहता है वो उस डेस्क पे बैठे तो वो क्या करेगा, सिंपली उसको हटा देगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील क्या करता है, अपने से कम अभिक्रियाशील को हटा देता है,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से क्या करता है, कॉपर को हटा देता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है कॉपर से क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली या अभिक्रियाशील है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स के अंदर भी वही है। ठीक है, अगर ये जो चीज़ें हैं आपको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो सबसे रिएक्टिव है वो टॉप पर है, उससे कम होता हुआ जा रहा है, तो ऊपर वाला हमेशा अपने से नीचे वालों को क्या कर दे, इजिली डिस्प्लेस कर देगा या विस्थापित कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो पहला एग्जाम्पल था वो हमारा जिंक ने किसको करा, कॉपर को। तो जरा हम इस टेबल में देखते हैं जिंक कहाँ पर है, तो सॉरी आयरन ने किसको करा था, कॉपर को। तो आयरन कहाँ पर है, ये रहा आपका आयरन। ठीक है, और कॉपर आपका कहाँ पर है, ये। तो आप देख सकते हो कि आयरन आपका ऊपर है जबकि कॉपर नीचे, तो यानी इसलिए आयरन ने क्या करा, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अगले वाले में जिंक ने कॉपर को करा है, जिंक भी क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, उससे अगले वाले में क्या है कि लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस करा है, तो यहाँ पर भी क्या है, लेड भी कॉपर से ऊपर है। ठीक है, तो यानी बेसिकली ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए उसने इजीली क्या करा, कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब इसको याद कैसे करें, तो भाई याद करने का तो एक बेसिक तरीका ये है कि आप इसको सेम याद कर लो। अगर ये याद नहीं होता तो ये ट्रिक है। ठीक है, कि प्लीज सेंड कैट्स मंकीज एंड जेब्राज इन लार्ज हार्ड केज मेक श्योर गुड, ये एक तरीका है। दूसरा है ये। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप ये याद कर लो, ये याद कर लो, या अपना कोई जुगाड़ से अच्छा है सीधा सीधा ये याद कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो गाइस अब हम बात करेंगे अब द्विविस्थापन अभिक्रिया की। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो इसका एक सिंपल सा सामान्य सूत्र क्या है, ए बी प्लस सी डी। तो ए किसके साथ चला गया, डी के साथ, और बी किसके साथ चला गया, सी के साथ। तो यानी कि दोनों ने आपस में क्या करा, आयनों को एक्सचेंज कर लिया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फेट के बीच में है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि सोडियम जो है वो क्या है, सल्फेट से रिएक्ट कर जाता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये याद करने वाली रिएक्शन है। ये क्वेश्चन आता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर कर एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो पदार्थ बनता है उसे अवक्षेप कहते हैं, और इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आधी डेफिनेशन है, लेकिन पूरी डेफिनेशन ये होगी जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की उपचयन अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी या ह्रास होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या दोनों ही होते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप, आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में जुड़ रहा है, तो ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए उपचयन अभिक्रिया के। अगर हम बात करें अपचयन के, तो अपचयन का क्या होता है, उपचयन का उल्टा डेफिनेशन होता है। वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर किसका होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। ठीक है, और किससे कंबाइन हो जा रहा है, कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन एक से हटकर दूसरे में कंबाइन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट होता है रेडॉक्स, या कई बार इस तरीके से लिखा आता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो बच्चे क्या सोचते हैं, दोनों के अलग अलग डेफिनेशन लिखने हैं, लेकिन नहीं भाई, ये दोनों के दोनों एक ही है, और इसका इंग्लिश जो है वो है रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो कई बार रेडॉक्स आ जाता है, कई बार ये आ जाता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल डेफिनेशन है, देख लो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक जो एलिमेंट है वो उपचयित हो रहा है और दूसरा अपचयित, यानी दोनों जो हमने पीछे दो रिएक्शन पढ़े, दोनों अगर एक साथ हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि कॉपर में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था जिसमें से ऑक्सीजन हटता है उसे हम अपचयन कहते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जगह तो ऑक्सीजन कम हो रहा है और दूसरी जगह जुड़ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? ये जैसे जिंक वाला हमने एग्जाम्पल देख लो आप, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एक से हटा और एक में जुड़ा, तो ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। बात करें संक्षारण की, तो संक्षारण क्या होता है, संक्षारण कुछ नहीं है, जब कोई भी मेटल जो है, ठीक है, नमी, अम्ल और बाकी चीज़ों के संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि वो उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आपने आसपास देखा होगा कि जैसे लोहे की वस्तु है उस पर जंग लग जाती है, ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है,
ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? संक्षारण के उदाहरण है। उसके अलावा क्या है, इसको हम बचे कैसे इससे? तो इससे बचने का तरीका यही है कि जसद लेपन, ठीक है, पेंट हो गया, ऑयलिंग हो गई, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने धातुओं को संरक्षण होने से बचा सकते हैं, ठीक है। जसद लेपन के बारे में आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे ढंग से, ठीक है, वो टॉपिक वहां पर दे रखा है। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता मतलब जब कोई, देखो आपने कभी खुले चिप्स या कुरकुरे खाए हैं जिसका हवा लीक हो, ठीक है, तो उसका आप खा के देखना, तो उसका टेस्ट में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। वो डिफरेंस क्यों नज़र आता है? क्योंकि जब वो खुला होता है ना, या मान लो कि पैकेट का सील फटा हुआ है, तो उससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद है उसके साथ वो रिएक्ट कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके जो टेस्ट है उसमें चेंज आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। अब इसको रोकने के उपाय क्या है? तो आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यार ये चिप्स वाले तो चिप्स कम देते हैं, हवा ज़्यादा देते हैं। बेसिकली वो हवा नहीं होता, वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकती है ऑयल को, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आपने देखा होगा जितने भी ऑयली चीज़ें आती है वो ज़्यादातर एयर टाइट बॉक्स में आती है, यानी ऐसी चीज़ जिसमें हवा आर पार ना जा सके, जिससे क्या हो कि वो हवा से इजीली रिएक्ट ना कर सके। समझ में आया? उसके अलावा टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे रिएक्शन भी क्या होगा, बहुत स्लो होगा या ना के बराबर होगा। गाइस, ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। सो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।